जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए स्पेशल पॉलिटी की क्लास चला रहे हैं जिसमें एक टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, और हम जो लेवल लेके चल रहे हैं वो यूपीएससी एग्जाम का लेवल लेकर चल रहे हैं, इसलिए आप कोई भी एग्जाम एनडीए सीडीएस सीएपीएफ वगैरह अन्य कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं इस बिहार पर। स्पेशल ये क्लास एनडीए और सीडीएस के बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती है। हम ये भी देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशंस में और कैसे किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें तो हमारी फोर्स टीम में आपको हर लेक्चर बताता हूं कि ये जो पीछे मेरा सेगमेंट दिख रहा है, हमारे हर अलग अलग स्पेशलाइजेशन के यूट्यूब चैनल हैं जिस पर आप जाइए। फोर्स एनडीए के नाम से, जहां एनडीए की सारी क्लासेस आपको अवेलेबल रहेगी, हर सब्जेक्ट की क्लासेस यहां रहेगी और इसमें स्पेशल सीरीज भी है हमारे। एमपीपीएससी के लिए आप फोर्स एमपीपीएससी जाइए, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएसबी वर्ल्ड पर जाइए, आप फोर्स आर्मी पर जाइए जहां आर्मी की पूरी जानकारी मिलती है आप लोगों को। फिजिकल फोर्स फिजिकल एकेडमी के नाम से आप यहां पर जाइए, आपको सारी तमाम एक्सरसाइजेज यहां पर मिलती है। और एफडीए मोटिवेशन जो समय समय पर बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स द टॉपिक स्टार्टेड टुडे। द टॉपिक नेम वॉज पंचायती राज। जी हाँ डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा पंचायती राज सिस्टम। जी हाँ, पंचायत जो नाम हमारे सामने जब भी आता है, पंचायत का मतलब सिंपल सा, बचपन में आपने एक पंच परमेश्वर की कहानी जरूर पढ़ी होगी जहां पर पंच बैठकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कई मूवियों में आपने देखा हो, कई सारी फिल्मों में इस चीजों को दिखाया गया कि जहां गांव के डिस्प्यूट गांव के बुजुर्ग लोग एक जगह चौपाल पर बैठ के लेते हैं। इतिहास में ऐसे कई सारे प्रसंग हैं जहां गांव की अपनी व्यवस्था होती थी और गांव की इस व्यवस्था को हम पंचायत कहते हैं। वास्तव में अगर हम देखें भारत के अंदर, तो जो चोल साम्राज्य भारत में हुआ करता था, तो चोल साम्राज्य के समय में कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे अच्छी यूनिट को पंचायत कहते थे। वहां की पंचायत को उर कहा जाता था। वो कहते थे कि वहां के जो लोग हैं पंचायत का, जैसे जो भी उर के जो मेन सम्मानी लोग होते थे, जो हेड होते थे, उसी को बनाया जाता था जो व्यक्ति आचरण और ईमानदार होता था, जिसका आचरण भी ठीक है, उसका कैरेक्टर ठीक होता, जो ऑनेस्ट होता था अपने गांव के लिए, अपने लोगों के प्रति। तो ऐसा ही सिस्टम भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का हम देखेंगे। कुछ चीजें शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं, भारत के अंदर महात्मा गांधी ने अपने ग्रामीण स्वराज्य के उद्देश्य को लेकर भारत में बहुत सारी चीजें कहीं कि भारत में उन्होंने एक बड़ा अच्छा कोटेशन कहा था कि हिंदुस्तान की आत्मा या भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए हमें गांव का विकास पर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने इस चीज को बड़े अच्छे से बताया भी अपने ग्राम स्वराज उद्देश्य में कि कैसे अंग्रेजों ने हमारा लघु उद्योग कुटीर उद्योग बर्बाद कर दिया और हमारी व्यवस्था जो पंचायती होती थी, जो गांव के डिस्प्यूट गांव में सुलझाए जाते थे, गांव के लोग कभी शहर में नहीं आने की जरूरत पड़ती थी, उनकी सारी व्यवस्था कैसे पंचायत वहां देखती थी, वो सारे इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए। तो उनका मेन मकसद था कि हिंदुस्तान में पंचायत राज सिस्टम बहुत पहले से दिया जाना चाहिए, मतलब संविधान लागू होने के साथ साथ ही पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के ऐसा नहीं हो पाया, संविधान लागू होते ही ऐसा नहीं हो पाया और बहुत समय लगा। लगभग 40 साल बाद हम देखेंगे पूरे भारत में पंचायत राज का कानून आता है। तो वास्तव में पंचायत मतलब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि। आपको देखो, ग्रामीण पृष्ठभूमि में जहां पर लोगों के बारे में ध्यान रखा जाता है, उनकी शिक्षा से संबंधित, सुधार से संबंधित, उनकी गरीबी से संबंधित। तो भारत की अगर सरकारी व्यवस्था देखें हम, तो भारत तीन, जिसको 3 लेयर ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, भारत 3 स्तर पर सरकारों को चलाती है। सबसे पहले होती है यूनियन गवर्नमेंट, जो पूरे देश की सरकार होती है। अब स्वाभाविक बात है, पूरे देश की सरकार, यूनियन गवर्नमेंट पूरे भारत पर तो ध्यान नहीं दे पाएगी, प्रत्येक गांव पर ध्यान नहीं दे पाते हम, स्वाभाविक बात है। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य की सरकार होती है, जो राज्य के अच्छे और बुरे के भले में बात करती है, तो ये गवर्नमेंट स्टेट होती है। लेकिन स्वाभाविक बात है, हर राज्य सरकार हर प्रत्येक गांव पर भी ध्यान नहीं दे पाएगी। तो कहीं ना कहीं लोकल इंसान, यानी लोकल जो व्यक्ति था, उसके हाथों से सरकार नहीं थी, मतलब अपने लोगों की अपनी सरकारें नहीं थी। ये सरकार देश की, ये सरकार राज्य की, लेकिन गांव की
अपने शहर की सरकार नहीं होती, जिसको कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट। इसी लोकल गवर्नमेंट को भारत में पंचायत कहते हैं। गांव की अपनी खुद की सरकार को पंचायत कहा जाता है। और व्यवस्था लागू होने में भारत को बहुत साल लगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, यह सब्जेक्ट डीपीएसपी में रखा गया, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस सब्जेक्ट को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सब्जेक्ट में रखा गया। और आपने देखा होगा आर्टिकल था 40। कौन सा आर्टिकल था बच्चों? 40 आर्टिकल। और आर्टिकल 40 में इस बात को कहा गया कि पंचायत राज की व्यवस्था राज्य करेगा। आर्टिकल 40 में क्या कहा है कि पंचायत राज्य की व्यवस्था या पंचायत लागू करने का जो जिम्मा रहेगा वो राज्य के ऊपर रहेगा। और लगभग भारत में राज्य इस कानून को लागू करने में असफल रहे, या कानून लागू सही से कर नहीं पाए, मॉडल सही नहीं था। इन चीजों को लेकर भारत में समय समय पर बहुत सारी बातें उठती रहती थी और कई समितियां भारत सरकार बनाती थी। तो पंचायत राज की इसी शुरुआत में, इसी कड़ी में हम हर एक एक समिति को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, नोट्स कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और बाकायदा जो चीजें मैं बता रहा हूं, लिखा रहा हूं, और जो मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन आप कर लिया करें। जो भी आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बनेगा, और मैं बता रहा हूं हर क्वेश्चन यहां से बनता है, तो हमें उसी लेवल तक कि हम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो पंचायत राज सिस्टम है, मैंने कहा कि इसके लिए भारत में बहुत सारी कमेटियां बनी। सरकार ने कहा कि हमें कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं इस देश में करना पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट, जो पहली समिति हमने बनाई थी कि कैसे इस देश के गांवों का विकास किया जाए, उसके लिए हमने पहली कमेटी बनाई थी, जिसका नाम याद रखिए आप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति। याद रखना। जी हाँ, ये आपको बलवंत राय जी का फोटो दिख रहा है, ठीक है ना। इन्होंने पहली बार 1957 की बात मैं आपको बता रहा हूं। कब की बात बता रहा हूं? 1957 की बात है। बलवंत राय मेहता समिति को बनाया गया था। पहली कमेटी याद रखिए आप, पंचायत राज पर जो बनी थी। तो जनवरी 1957 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कमिटी टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भारत सरकार ने 1952 में से चला रखा था। कौन सा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 एंड टू सजेस्ट मेजर फॉर देयर बेटर वर्किंग। ये काम कर रही है ज्यादा से ज्यादा। ये जो चीजें हैं, ये स्कीम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक्सटेंशन सर्विस है, ये ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करें, क्या ऐसी चीजें की जाए जिससे इनके काम के क्षेत्र में गति आ जाएगी, ये काम बहुत बड़े स्तर पे कर सकते हैं। तो इसको लेकर बलवंत राय मेहता एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट पर्सन थे। पंडित नेहरू जी ने इनकी अध्यक्षता में समिति बनवा दी और बहुत जल्दी इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। और वाकई में इस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था। तो बलवंत राय मेहता, याद रखना, पहली समिति बनी भारत के अंदर। और बलवंत राय मेहता ने पंचायत के नियमों के आधार पर कुछ सिस्टम हमें बताए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट। जैसे द कमिटी सबमिटेड इस रिपोर्ट नवंबर 1950, देखो जनवरी 1957 में बनी, नवंबर में रिपोर्ट सबमिट कर दी। द रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विच अल्टीमेटली कम टू बी नोन एज पंचायती राज। उन्होंने कहा कि जब तक हम डिसेंट्रलाइजेशन लेकर नहीं आएंगे, क्या नहीं लेकर आएंगे? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हिंदी में होता है विकेंद्रीकरण। डियर स्टूडेंट, क्या होता है विकेंद्रीकरण? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जहां एक तो शक्तियों का भी बंटवारा होता है और एक तरह से फाइनेंस का भी बंटवारा होता है, पैसा भी बंटता है यहां पर। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, लोकतंत्र को भी लोकल हाथों में देना पड़ेगा। हम अभी लोकल लोगों से सरकार बनाते हो, देश चलाती, राज्य चलाती, लेकिन अपने शहर, अपने गांव की सरकार कहां है इस देश में? तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना पड़े, लोगों को अपनी सरकार खुद बनाने का अधिकार देना पड़ेगा। तो पंचायती राज व्यवस्था में बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश सबसे महत्वपूर्ण रही। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बलवंत राय मेहता साहब ने कही थी, उन्होंने कहा कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायती राज। उन्होंने कहा कि पंचायत का जो स्तर होगा वो त्रिस्तरीय होगा। 3 टायर मतलब त्रिस्तरीय होगा। एक स्तर पर पंचायती राज नहीं होगा, 3 स्तर पर होगा। अच्छी बात है।
पहले उन्होंने कहा पहले हो गई ग्राम पंचायत, गांव की अपनी पंचायत, विलेज लेवल पर। उसके बाद हो गए पंचायत समिति, जिसको हम जनपद पंचायत कहते हैं या जनपद कहा जाता है आजकल। उन्होंने कहा कुछ गांवों को मिलाकर जनपद बनाई जाएगी और जो ब्लॉक लेवल, ब्लॉक मतलब तहसील लेवल पर होगी। उसके बाद जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। उन्होंने कहा कि भाई जिले के लेवल पर जिला परिषद, जिसको आज हम जिला पंचायत के नाम से जाना जाता है। बलवंत राय की ये सिफारिश 3 टायर सिस्टम को ऊपर लेकर भारत सरकार ने बहुत अच्छे से इसको माना, एग्री किया और चाहते थे भारत सरकार की ये मॉडल सक्सेस इंडिया में हो जाए। बलवंत राय मेहता जी ने जो कहा है, मैंने कहा उन्होंने बहुत सारी चीजें और भी कही थी, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपकी बता रहा हूं हर समिति की, वो आपको याद रखना है। उनकी समिति की सिफारिश को वास्तव में सरकार ने एप्लीकेबल किया और बहुत जल्दी भारत में बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश को लागू करने की बात हुई। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही थी, विलेज पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूट डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्होंने कहा कि जितनी भी जगह यहां के लोग डायरेक्ट चुने जाएंगे जनता के द्वारा, ठीक है ना, चाहे पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, शुड बी कॉन्स्टिट्यूट विद द इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर। उन्होंने कहा पंचायत में डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे, लेकिन बाकी जगह इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर ही वहां का चुनाव करेंगे, अध्यक्ष का इनका वास्तव में। और ये भारत में लागू भी है अधिकतर, जैसे मध्य प्रदेश में कहें तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ना, इसके बाद वैसे बहुत सारी समितियां बनी हैं, लेकिन बलवंत राय मेहता आप देखेंगे जब पंचायती नियम बनेगा उसमें बलवंत राय मेहता की ही सिफारिशों को हम लागू करेंगे। क्या करेंगे, लागू करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी शुड बी इंटरेस्टेड एंड दिस बॉडी। उन्होंने कहा कि जितनी भी हम प्लानिंग बॉडी हम इनको सब में इसमें इंक्लूड करेंगे, उनके कहे चीजों को माना जाएगा। द पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव मतलब ये कार्यपालिका की तरह काम करेगी, ये एक तरह से सरकार की तरह काम करेगी, अपने डिसीजन ले सकती है। द जिला परिषद शुड बी एडवाइजरी बॉडी कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी। और जिला को कहा गया है कि तुम सलाहकारी संस्था रहोगे, आप गांव को, जिले को या जो जनपद उनको आप सलाहकार दोगे, आप सलाहकारी रहोगे, एडवाइस करोगे, सुपरवाइज करोगे, कंट्रोल करोगे, ये उन्होंने कहा। और वास्तव में इस कमेटी की सिफारिशों को बड़े अच्छे से ध्यान में रखा गया। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। बलवंत राय ने कहा कि भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ये क्या रहेगा, चेयरमैन रहेगा जिला परिषद का, इसको चेयरमैन बना जाएगा। नेक्स्ट, देयर शुड बी जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द डेमोक्रेटिक बॉडीज। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं, ये जितनी भी रहेगी जिला परिषद, पंचायत, ग्राम, इनको वास्तव में डेमोक्रेटिक बिहाफ पर रखा जाएगा, लोकतांत्रिक आधार पर। एडवोकेट रिसोर्स शुड बी ट्रांसफर टू दिस बॉडीज टू एनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन, फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो कहा गया उनको पूरी आजादी मिलेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने की। और वास्तव में बलवंत राय मेहता कमेटी की जो सिफारिश थी उनको लागू करने में शायद सरकार को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छी थी। और मैं कहूं कि भारत में बहुत जल्दी ही गांधी जी के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने गांधी जी की जयंती जन्म दिवस पर ही पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया। ध्यान से सुनना, कहां से बच्चों, तो राजस्थान से शुरुआत हुई थी, तारीख 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान का जो जिला उसका नाम है नागौर, ठीक है, और इसको लागू कर दिया गया 2 अक्टूबर 1959। पहला देश का राज्य था राजस्थान जहां पर पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी। क्लियर है, पानी, ठीक है। और उसी नियम को फॉलो करते हुए बहुत जल्दी ही इस नियम को माना किसने, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने इसी नियम को लागू किया, विच ऑल्सो अडॉप्टेड दिस सिस्टम 1959। आंध्र प्रदेश ने इस नियम को लागू कर लिया। देयर आफ्टर मोस्ट ऑफ द स्टेट एडॉप्टेड द सिस्टम। धीरे धीरे कई राज्यों ने लागू किया, लेकिन समस्या ये हुई कुछ दिन चलने के बाद व्यवस्थाओं में उतना सुधार, उतना अच्छा मॉडल देखा नहीं गया। तमिलनाडु ने लागू की, कई राज्यों ने लागू करने के बाद भी सरकार सेटिस्फाई नहीं हुई, लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाए। और बलवंत राय मेहता समिति की वास्तव में सिफारिशें बहुत शानदार थी। मैं लेकिन मैं कहूं भारत के अंदर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था,
ना मैं कहूं कि सरकार के पास कोई विजिबल प्लानिंग थी गांव तक सरकार पहुंचाने की। फाइनेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए व्यवस्था लगभग बहुत धीरे धीरे पहुंच पाती थी। फिर सरकारें बदल जाती है इंडिया में, सरकारों के बदलने का दौर शुरू होता है। नेहरू जी के बाद शास्त्री जी, इंदिरा गांधी ने उस समय इमरजेंसी लगा दी और 1977 में चुनाव हुए। चुनाव होते ही भारत में एक नई पार्टी आई, जनता सरकार। जी हां, और जनता सरकार जब आई तो उनके प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। याद रखिए आप, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो अशोक मेहता जी के, अशोक मेहता, क्योंकि ये बहुत अच्छे जानते थे मोरारजी देसाई कि भाई गांव को उनकी सरकार देना जरूरी है, और मोरारजी देसाई कहीं ना कहीं गांधी जी के उद्देश्य को पूरा करने में लगे हुए थे। अशोक मेहता समिति की पहली बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, इनकी सिफारिश को लागू करने की बात आई और वास्तव में इन्होंने 1977 में अपॉइंट किया गया, 78 में अपनी रिपोर्ट दी। और कितनी रिपोर्ट दी बच्चों? 132 रिपोर्ट दी। कितनी दी? 132 रिकमेंडेशन दिया इन्होंने पंचायती राज सिस्टम को, और कहा कि भाई बहुत अच्छे से पंचायती राज सिस्टम भारत में लागू होगा। देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा 3 टायर ऑफ पंचायत सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 टायर। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, 3 टायर हम लागू नहीं करेंगे। देखो ये आपको समझना है किसने क्या कहा था। अशोक बलवंत राय कहता है 3 टायर होंगे, गांव, जनपद और जिला। इन्होंने कहा 2 व्यवस्था रखो, 2 टायर रखो, यानी 2 स्तरीय रखिए आप। उन्होंने 3 का नहीं बोला, इन्होंने कहा जिला एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल रखो, बिलो द मंडल पंचायत। मंडल मतलब जनपद। उन्होंने कहा टू ग्रुप ऑफ विलेज विद टोटल पॉपुलेशन 15 से 20 हजार जहां की पॉपुलेशन है गांव की, उसको आप मंडल बना। उन्होंने कहा ग्रामीण व्यवस्था, पंचायत यानी ग्राम सभा नहीं रखना है। अब समस्या रही कि भाई जो बेसिक जिस चीज की बात हो रही है वो तो है नहीं, गांव की अपनी सरकार की इन्होंने मना कर दिया कि भाई जो ग्राम व्यवस्था है या जो ग्राम पंचायत, उसकी जरूरत नहीं, आपको जनपद बना दो और जिला बना दो। तो इसका विरोध भी होने लगा और वास्तव में ये रिपोर्ट भारत में लागू नहीं हो पाई। अशोक मेहता ने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट शुड बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइज अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट को सारी सुविधाएं दो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लगभग हर जगह तक सब डिसेंट्रलाइजेशन करवा देगा। सीट फॉर ST/SC शुड बी रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। उन्होंने कहा कि भाई रिजर्वेशन होना चाहिए ST/SC के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ST/SC के लिए जब लोकसभा में, विधानसभा में, तो यहां भी होना चाहिए। तो रिजर्वेशन की बात इन्होंने कही यहां पर। अब इनका भी समय बीता और फिर बहुत समय बाद आए GV.K. राव। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेना भाई, सबसे पहले बलवंत राय, अशोक मेहता, फिर आए GV.K. राव। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और इनकी अध्यक्षता में कमेटी का बनी 1985 में। तो कमेटी रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। उस समय इंदिरा गांधी एक प्रोग्राम चला के गई थी, गरीबी हटाओ, और देश के अंदर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के भी, आपके गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं चल रही थी। रूरल ग्रामीण व्यवस्था का ये डेवलपमेंट चल रहा था, गांव को विकसित करने का। और GV.K. राव साहब को इसका कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। 1985 में GV.K. राव साहब इस कमेटी के अध्यक्ष बन जाते हैं और अपनी वो सिफारिश देते हैं। क्या बोलते हैं? द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी, दिस द जिला परिषद शुड बी पिवोटल इंपॉर्टेंट द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन सेक्शन। उन्होंने कहा कि भाई ये जो जिला परिषद है वास्तव में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट को बहुत मजबूत बनाना है। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट लोअर लेवल शुड बी असाइन एन इंपॉर्टेंट रोल रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि जो जिला परिषद है, जिला को इतनी आजादी देनी चाहिए जो सारे प्रोग्राम को डेवलप्ड कर सके, वो पूरे गांव में रेगुलेट करे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जिला परिषद को ज्यादा डेवलपमेंट करने की बात कही। और हम देखेंगे सम ऑफ द प्लानिंग फंक्शन ऑफ स्टेट लेवल शुड बी ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग फॉर द इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। उन्होंने कहा कि जो प्लानिंग हम राज्य के लेवल पर चलाते वही प्लानिंग हम डायरेक्ट कहां चलाएंगे? जिला लेवल पर चलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलाएंगे। ठीक है। ए पोस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शुड बी क्रिएटेड। उन्होंने कहा कि भाई ये पोस्ट आप बनाइए, एक
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होना चाहिए ताकि जो डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करे, आसपास के गांव की प्लानिंग करे। इलेक्शन टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूट शुड बी हेल्ड रेगुलरली। उन्होंने कहा कि पंचायत के चुनाव रेगुलर का मतलब होता है हर 5 सालों में, एवरी 5 ईयर्स कंटिन्यू होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छे से कहा उन्होंने। तो इनकी सिफारिश भी बहुत अच्छे शानदार रखी गई, लेकिन मैंने कहा इनको कोई अमली जामा नहीं पहना रहा था। अमली जामे का मतलब इनको संवैधानिक दर्जा शायद कोई नहीं दे रहा था। सरकार आ रही थी, जा रही थी, बदल रही थी, लेकिन शायद कोई व्यवस्था को लागू नहीं कर पा रहा। एलएम सिंघवी साहब की समिति बनाई गई उस समय। जीवी के राव के बाद एलएम सिंघवी, 1986 सरकार आ गई थी, राजीव गांधी सरकार। अपॉइंट कमिटी, प्रिपेयर कॉन्सेप्ट रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायत, जो पुराना सिस्टम चलो उसको रिवाइव कर रहा है। इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एलएम सिंघवी, और एलएम सिंघवी साहब की अध्यक्षता में 1986 में हमने एक कमेटी बनाई। उनकी समिति में इनकी भी अपनी कुछ सिफारिश थी। इन्होंने कहा कि द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। देखो, उन्होंने कहा कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा और इनको संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। संवैधानिक संरक्षण नहीं मिला तो ये कल से बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन्होंने कहा संवैधानिक संरक्षण मिलेगा। न्याय पंचायत शुड बी एस्टेब्लिश फॉर क्लस्टर विलेज। हर गांव के अंदर न्याय पंचायत, न्यायालय होना चाहिए गांव के लेवल पर, ताकि वो अपनी समस्या सुलझा सके। तो ग्राम पंचायत व्यवस्था उसी आधार पर एप्लीकेबल था, तो इसी सिस्टम को उन्होंने लागू करने की बात यहां कही थी। एलएम सिंघवी साहब ने और कहा कि द विलेज शुड बी रिकॉग्नाइज, मेक ग्राम पंचायत मोर वेएबल, ऑल्सो एम्फसाइज इंपोर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि गांव को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार देना पड़ेंगे, क्योंकि ये वो गांव है या ये ग्रामीण निर्देश तो वो चीजें जहां के लोग डायरेक्ट जनता के द्वारा अपनी सरकार चलाएंगे और जनता के ही लोग होंगे, उनमें से ही कोई एक होगा। द विलेज पंचायत शुड मोर फाइनेंशियल रिसोर्स, और गांव की इस व्यवस्था को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस के अधिकार देने पड़ेंगे। फिर भी मामला नहीं बन रहा। फिर आए थुंगन साहब, पी.के. थुंगन। फिर पी.के. थुंगन साहब की अध्यक्षता में फिर समिति बनाई गई 1988 में। तो सब कमिटी ऑफ द Consultative Committee of the Parliament was constituted under the chairmanship of P.K. थुंगन, इनका नाम था, याद रखें। To examine the political administrative structure in the district or purpose of district planning, कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के पर्पस पे आप कुछ समिति की सिफारिश दीजिए। थुंगन साहब कह रहे पंचायती राज बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज। उन्होंने कभी वही का बात कही कि इनको भी संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। थ्री-टायर सिस्टम पंचायत विद एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा कि भाई पंचायत अगर बनाइए तो 3 स्तर ही होंगे, ग्राम होगा, जनपद होगा ब्लॉक लेवल पर, वही मंडल, और जिला होगा। तीसरा, जिला परिषद शुड बी प्योर ऑफ पंचायत राज सिस्टम। भाई ये पंचायत राज सिस्टम के अंतर्गत ही जिला आना चाहिए और महत्वपूर्ण रोल रहेगा। द पंचायत राज बॉडी शुड हैव फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 ईयर। रेगुलर चुनाव का मतलब हर एक चीज का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, चाहे जिला हो, जनपद हो, ग्राम हो, सबके 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए। फिर लास्ट में आए गॉडगिल साहब। थुंगन साहब के बाद गॉडगिल साहब आए। उनकी भी द कमिटी ऑन पॉलिसी प्रोग्राम वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1988, कांग्रेस पार्टी, द चेयरमैनशिप ऑफ वी.एन. गॉडगिल। ये सारे नाम याद रखना है। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एलएम सिंघवी, ठीक है, जीवी के राव साहब, इनको सीरियल नाम याद रखते जाना है आपको। कौन कौन बने? बी.के. थुंगन बने, गॉडगिल साहब बने। अब ये कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस शुड बी बेस्टवर्ड तो पंचायत, उनका सबसे बढ़िया चीजें देना ही पड़ेगा, संवैधानिक दर्जा। 3-टायर सिस्टम होना चाहिए और टर्म पंचायत इंस्टीट्यूशन फिक्स 5 ईयर। और बस अब समय आ गया था कि पूरे भारत के अंदर अब इनको कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा दिया जाए। उनका रिजर्वेशन 2 ST/SC को, साथ में वुमेन रिजर्वेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ऐसी अलग अलग सिफारिशों की बात यहां कही थी। पंचायत राज बॉडी शुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहा कि ग्रामीण लेवल पर सामाजिक आर्थिक प्रोग्राम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पंचायत सिस्टम। अब इतनी सब सिफारिश आ गई और अब समय आएगा भारत में इनको संवैधानिक दर्जा देने की समय, मतलब पूरे भारत में लागू करने का समय आया। और वास्तव में पहला संवैधानिक
दर्जा देने की बात राजीव गांधी सरकार ने उस समय कही, लेकिन दुर्भाग्य के उस समय लागू नहीं हो पाया। राजीव गांधी सरकार ने बाकायदा इस बिल को 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत प्रेजेंट भी करवाया। बिल था ये, अमेंडमेंट एक्ट नहीं, क्योंकि बिल नंबर था। जुलाई 1986 में इसको प्रेजेंट भी किया हमने, लेकिन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड मेक मोर पावरफुल एंड ब्रॉड बेस ऑल द लोकसभा पास बिल इन अगस्त। इट वॉज नॉट अप्रूव बाय द राज्यसभा, बट राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाया, तो स्वाभाविक बात है संवैधानिक दर्जा देने से 1989 में सरकार चूक गई। फिर आए वीपी सिंह की सरकार आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, जनता दल, आपको पता है जनता पार्टी मोरारजी देसाई की कुछ समय बाद बढ़ गई थी, फिर लेफ्ट और राइट फ्रंट बने थे इनके। उसमें फिर 1986 नवंबर 1986 में वीपी सिंह साहब चाहते थे कि हम कुछ स्टेप लें और पंचायत राज सिस्टम को सुदृढ़ बनाया जाए। उसके बाद इस पर मीटिंग भी हुई, लेकिन यह हुआ कि वास्तव में इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पाए, ना तो सरकारें ले पाई, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार। चुनाव हो जाते और फिर आते देश के नए प्रधानमंत्री 1991 में नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भारत के उन प्रधानमंत्रियों में हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में सक्सेसफुल राज्य किया है, क्योंकि आपको पता है राजीव गांधी की डेथ हो गई थी बम ब्लास्ट में, तो कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर उस समय कोई थे तो पीवी नरसिम्हा राव थे। इनको बनाया गया कांग्रेस अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वीपी नरसिम्हा राव, जिनको पीवी नरसिम्हा राव कहते हैं। वंस अगेन कंसिडर द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायती राज, और फिर हमने एक अमेंडमेंट किया जो सबसे महत्वपूर्ण था, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 फोर्स इनटू 24 अप्रैल 1993। याद रखना इंपॉर्टेंट तारीख, जो 73वां संविधान संशोधन आया हमारा वो 1952 में पास हो गया, लेकिन ये पूरे पंचायत राज जब राष्ट्रपति के साइन हुए, और याद रखना पंचायती अधिनियम पर राष्ट्रपति के साइन हुए तो 24 अप्रैल 1993, इसलिए 24 अप्रैल को भारत पंचायती राज दिवस मनाता है। याद रखना कौन सा दिवस मनाता है? पंचायती राज डे मनाते हैं हम, पंचायती राज दिवस मनाया 24 अप्रैल, क्योंकि 1993 को ये राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए थे। उसके बाद पूरे भारत में लागू होने की कहानी शुरू हो जाती है। क्लियर है? उसी समय पंचायत में डियर स्टूडेंट हमने जब इस कानून को बनाया तो हम देखें कहां ऐड हुआ, कितने सब्जेक्ट दिए गए, जो एग्जाम पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखो जैसे ही इस कानून को हमने लागू किया 73 अमेंडमेंट 1992 से ये लागू हुआ, अमेंडमेंट नंबर भी याद रखिए। तो इस एक्ट को पार्ट 9 में, कहा भाग 9 में, याद रखना, इसको हमने ऐड किया भाग 9 में संविधान के। दिस पार्ट एंटायर द पंचायत कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन आर्टिकल 243, याद रखना ये कौन से अनुच्छेद में आता है? 243 से 243 ओ में है। और वहीं देखेंगे हम तो इसमें सब्जेक्ट है 29 और शेड्यूल है आपका 11th। कौन सा शेड्यूल है बच्चों? 11th शेड्यूल आता है। ठीक है, और 243 जी जो है वो एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारे फंक्शन दे रखे पंचायत राज सिस्टम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पंचायत राज व्यवस्था में और क्या सिस्टम हमने बहुत लागू किए अलग अलग व्यवस्था के आधार पर। तो इसमें 73 में अगर हम देखेंगे तो पंचायत राज सिस्टम के जो अलग अलग विषय हैं उनके आधार पर यहां पर हम देखेंगे कि भाई पंचायत के सिस्टम के जो फीचर्स है, साइलेंट मुख्य विशेषता आखिर क्या है। पंचायत राज सिस्टम जब हमने कानून लागू किया तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, देखते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट डाउन आप कर लीजिए इसमें। ठीक है, क्या क्या है? सबसे पहले चीज होती है इसमें ग्राम सभा, याद रखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिना ग्राम सभा के पंचायत राज नियम लागू नहीं होगा, सिंपल सा। पंचायत राज नियम हम लागू कर रहे हैं तो ग्राम सभा का होना जरूरी है। जैसे अशोक मेहता ने कहा था कि नहीं सिर्फ मंडल बना दो, जिला, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ग्राम सभा होगी। तो एक्ट प्रोवाइडेड ग्राम सभा एंड फंक्शन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, तो ग्राम सभा बिल्कुल होगी। ठीक है, ग्रामीण लेवल पर होगी, जो पूरे गांव की सरकारों को रेगुलेट करेगी, और ग्राम सभा की मीटिंग समय समय पर होती रहना चाहिए, ये भी कहा। ठीक है, और ये भी कहा कि भाई डायरेक्ट चुनाव सिस्टम भी होंगे, ग्राम सभा के चुनाव डायरेक्ट, पंच और सरपंच के चुनाव डायरेक्ट होंगे।
फिर उसके बाद क्या आ गया 3 टायर व्यवस्था। 3 टायर का मतलब होता है कि ये जो सिस्टम होगा इसमें 3 लेयर होंगे हमेशा पंचायत राज पर, एवरी स्टेट में, सभी जगह पर। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा होगी, इंटरमीडिएट, जनपद होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन एक इस कानून में एक नियम है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन, बड़ा ध्यान से सुनिए आप, जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां पर ग्राम होगा और जिला होगा, मंडल नहीं होगा, ग्राम होगा और जिला होगा। तो भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे गोवा और सिक्किम, यहां पर अगर मैं कहूं तो यहां 2 टायर सिस्टम है, लेकिन बलवंत राय मेहता का 2 टायर नहीं है। यहां ये जो स्तरियां की यहां की, एक तो ग्राम सभा रहेगा और दूसरा जिला रहेगा, मंडल नहीं रहेगा। जिन राज्यों की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है और ज्यादा है तो त्रिव्यवस्था तो करना ही पड़ेगी, वो तो सबके लिए एक जैसा नियम है। तो पहला फीचर क्या हो, ग्राम सभा होगी और 3 टायर सिस्टम होगा। तीसरा, इलेक्शन मेंबर एंड चेयरपर्सन। देखो अब यहां के जो लोगों का इलेक्शन होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑल मेंबर ऑफ द पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट शेल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाएंगे। फर्दर द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शेल बी इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम अमॉन्ग द इलेक्टेड मेंबर देयर ऑफ। इनका मतलब ये है कि यहाँ के लोग सब जनता के द्वारा चुने जाएंगे। खासकर ग्राम में सरपंच जनता के द्वारा चुना जाता है, पंच भी जनता के द्वारा ही चुना जाता है। हाँ, कई राज्यों में जनपद अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन आपने इस सिस्टम को देखा होगा कि जनपद सदस्य और जिला सदस्य कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारे राज्यों में जनता ही चुनती है। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण लेवल माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, उन्होंने कहा कि भाई इस स्तर पर रिजर्वेशन भी होगा, बड़े स्तर पे होगा रिजर्वेशन। तो उन्होंने कहा कि बिना रिजर्वेशन के आप लागू नहीं कर सकते। तो इसमें कहा गया कि रिजर्वेशन होगा, एसटी का भी होता है और एससी का भी होता है, शेड्यूल कास्ट होगा, शेड्यूल ट्राइबल होगा। ठीक है, और वुमेन रिजर्वेशन की भी बात की, पॉपुलेशन भी यहाँ पर कि महिला आरक्षण भी होगा। और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो 50% आरक्षण है पंचायत में। कितना आरक्षण है? 50% महिलाओं को। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन रहेगा सीटों में। उसके बाद ड्यूरेशन पंचायत, पंचायत का ड्यूरेशन भी एक फिक्स होना चाहिए। पंचायत का ड्यूरेशन 5 साल फिक्स होगा। हर 5 सालों में चुनाव इलेक्शन होंगे, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अभी हमने देखा कोरोना काल के कारण 2 साल चुनाव हमारे टल गए, तो एक वो समस्या है, एक वो अलग प्रॉब्लम। बाकी अगर नहीं तो चुनाव आपको करवाना पड़ेंगे 5 सालों में। देखते हैं उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कोई पर्सन है तो उसको किस आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो इसमें नियम बाकायदा बना दिए गए। द पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाई चूजन बाय फॉर बीइंग मेंबर ऑफ पंचायत डिस्क्वालीफाई, इन आधार पे हो सकता है। अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसर्न। अगर कोई राज्य कानून बना दे कि भाई इस कैटेगरी वाले लोग जो है अनक्वालिफाइड हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो उन चीजों में आपको क्या होना पड़ेगा? स्वाभाविक बात है, क्वालिफाई होना पड़ेगा। Under any law made by the state legislature, however, no person shall be disqualified on the ground that be less than 25 year of age. उन्होंने कहा कि स्टेट में आप ये नहीं दे सकते कि उसकी 25 से कम है, क्योंकि स्टेट में नियम लागू होता है 21 साल का। तो 21 साल की एज में आप सरपंच बन सकते हैं आप। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा कि इस आधार पर आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना डिस्क्वालीफाई के क्या नियम होते हैं। इसमें आजकल तो हर चीजों में आपको बिल मांगते हो, आपका आधार कार्ड वगैरह ये सही अपडेट होना चाहिए। अब चुनाव जो करवाएगा वो जो इंस्टीट्यूशन होगा उसका नाम होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। सबसे महत्वपूर्ण चीज, चुनाव यहां कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज जिनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। बाकी सबके चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके सबके चुनाव नेशनल इलेक्शन कमीशन करवाता है। लेकिन पंचायत के चुनाव जो होंगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पावर एंड फंक्शन की बात आती है तो भाई पावर इनके अपने अपने रहेंगे। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाए
वो सारे पावर दिए जाए नेसेसरी द इनेबल देम फंक्शन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो भी पंचायत को चलाने के जो भी नियम रहेंगे, सरकार के जो भी नियम रहेंगे, वो पंचायत राज व्यवस्था में दिए जाएंगे। ठीक है, आगे फाइनेंस की व्यवस्था कैसे होगी भाई, पैसे कहां से लाएंगे, तो कुछ अधिकार दो आप। स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज पंचायत टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्स ड्यूटीज टोल्स फीस। कहा कि पंचायत को हमें टैक्स कलेक्ट करने का आजादी दी जाएगी, जैसे हाट बाजार लगते हैं, कोई और चीजें लगती है, तो वहां पर टैक्स लेने की आजादी होनी चाहिए। उसके बाद असाइन टू पंचायत टैक्स ड्यूटीज टोल फ्री होगा, है ना, कलेक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी सरकार कलेक्ट करती है वो सब आप पंचायत को दे दो, वो कलेक्ट करेंगे। सी में प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। राज्य की संचित निधि से पंचायत को पेमेंट मिलना चाहिए भाई, उनके पास इतना पैसा थोड़ी आएगा, तो आप भी पैसा दीजिए। प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फंड फॉर क्रिएटिंग ऑल मनी ऑफ द पंचायत। तो पंचायत के लिए केंद्र को व्यवस्था करना पड़ेगी, राज्य को व्यवस्था करना पड़ेगी और इनके काम चलाना पड़ेंगे, क्योंकि ग्रामीण लेवल पर इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो फिर बाकायदा फाइनेंस कमीशन बनता है। गवर्नर ऑफ स्टेट शेल आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 सालों में अंदर, जैसे केंद्र में बनता आर्टिकल 280 के तहत, वैसा ही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिवाइज द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है कि हर समय समय पर पंचायत के चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। इट शेल मेक अप द फॉलोइंग रिकमेंडेशन टू द गवर्नर। और गवर्नर को फाइनेंस कमीशन 5 सालों में अपने रिकमेंडेशन देता है। 5 सालों का मतलब 5 साल की रिकमेंडेशन, और उसी समय पर फिर फंड पंचायत का रिलीज होता रहता है। इसमें कुछ फंड केंद्र सरकार का आता है, कुछ राज्य सरकार का आता है। ऑडिट ऑफ अकाउंट बाकायदा टाइम टाइम पर होते हैं, ठीक है ना, इनके हर सालों में ऑडिट अकाउंट होते हैं, स्वयं कितना खर्च हुआ, कहां हुआ है। अब एप्लीकेंट टू यूनियन टेरिटरी, ये वहां पर भी प्रोविजन दिस पार्ट एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी, बट प्रेसिडेंट में डायरेक्ट दैट दे वुड अप्लाई द यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट सच एक्सपेक्शन एंड मॉडिफिकेशंस में नहीं स्पेसिफाई। कुछ जगहों पर कुछ उसमें कंट्रोल चेंज व्यवस्था रहती है, उसमें कुछ चेंज करके लागू कर दिए जाते हैं। कुछ ऐसी है जिसमें एग्जम्प्टेड रखा गया, इनको बड़े ध्यान से सुनना। कौन कौन सी ऐसे स्टेट्स हैं या रीजन है जहां पर पंचायती राज के नियम लागू नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था है। तो द एक्ट डज नॉट अप्लाई द स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट है, ठीक है ना, तो यहां पर ये लागू नहीं होते। द एरिया, इसमें कौन कौन से आते हैं, शेड्यूल्ड एरिया एंड द ट्राइबल एरिया ऑफ स्टेट। जो भी शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया होंगे, जनजाति और जाति वाले इलाके होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति, वहां लागू थोड़े नहीं होते, ठीक है। द हिल एरिया ऑफ मणिपुर फॉर विच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट, मणिपुर में जो हिल्स एरिया है वहां पर लागू नहीं होंगे। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होता, दार्जिलिंग इलाके में, क्योंकि गोरखा हिल्स काउंसिल वहां पर एग्जिस्ट करती है, तो वहां के लोकल लोग यहाँ की सरकार चलाते, इसलिए इनको एग्जम्प्टेड रखा गया। तो भारत सरकार ने फिर कुछ एक अलग हम पढ़ेंगे कि भाई जो 11th शेड्यूल है वो कहां लागू होता है और कौन सा एक्सटेंशन यहां लागू करने के लिए कौन सा नियम हमें बनाना पड़ा। जो 11th शेड्यूल है, मैंने कहा कि 11th शेड्यूल में आपको 29 विषय दिए गए पंचायत को क्या क्या है, एक एक बार में एक एक लाइन में समझ लेते हैं क्या क्या काम करते हैं। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, देखो कृषि संबंधित चीजों को बढ़ाने के लिए पंचायत कानून बना सकती है, व्यवस्था कर सकती है। लैंड इंप्रूवमेंट, जमीन सुधार के लिए काम करेगी वहां पर। अब उसमें बहुत सारा लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन चीजें, बहुत सारी चीजें रहती। तीसरा है माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड डेवलपमेंट, है ना, तो पानी की सुविधाओं के लिए संचित करने के लिए इरिगेशन जैसी सुविधाएं चला सकती है। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, पोल्ट्री फार्म, यानी आप वहां पर डेयरी उद्योग लगाने के लिए पंचायत में व्यवस्थाएं करवा सकते हैं लोगों के लिए। फिशरीज, मत्स्य पालन करवा सकते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, है ना, पौधारोपण करवा सकते हैं आप वहां। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वहां पर, ठीक है, छोटे छोटे पेड़ पौधे वगैरह को, उनको लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी वहां स्टेब्लिश हो सकती है पंचायत के थ्रू, है ना, जिसको कहते हैं लघु कुटीर उद्योग, आप स्टेब्लिश करवा सकते हैं। खादी विलेज कॉटन इंडस्ट्री लागू हो सकती है, एप्लीकेबल। रूरल हाउसिंग, गांव में लोग
घर बनेंगे इसी के तहत। ड्रिंकिंग वाटर, वहां पानी की सुविधा भी होगी। फ्यूल एंड फूडर, वहां जो पशुपालन होता है उनके लिए खासकर चारा वगैरह इनकी व्यवस्था होगी। रोड, कॉलवेट्स, ब्रिज, फेरीज, वाटरवेज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी होगा वहां, रोड से लेकर बाकी ब्रिज वगैरह सब बनाएगी पंचायत। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होगा सब जगह। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी आप वहां लागू करवा सकते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम होगा गरीबी हटाओ के लिए। एजुकेशन भी होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी भी होगा वहां पर। टेक्निकल ट्रेनिंग होगी लोगों को। एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगा। लाइब्रेरी फैसिलिटी होगी। कल्चरल एक्टिविटी होगी। मार्केट एंड फेयर्स होंगे, मेले वगैरह, छोटे हाट वगैरह। हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के लिए हॉस्पिटल जैसी सुविधा होगी, प्राथमिक हॉस्पिटल जैसी सुविधा होगी। फैमिली वेलफेयर के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी। सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप या मेंटली रिटार्डेड जो लोग होंगे, मानसिक रोग से परेशान या जो भी दिव्यांग लोग, उनके लिए साइकिल की व्यवस्था पंचायत करेगी। वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, जो लोग गरीब है उनके लिए कानून बनाए जाएंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होंगे, जो लोगों को सारी चीजें दी जाती ग्रामीण लेवल पर वो, और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी असेट्स। तो आप सोचिए, इतना सब्जेक्ट है कि गांव के सरपंच को भी नहीं पता होता कि इतने विषय हमारे पास है। क्योंकि दुर्भाग्य यही है कि पंचायत राज सिस्टम में वास्तव में इतने कानून बनाए गए सरकार ने, लेकिन इसका लागू करना सरकार को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रही कि लोगों को पता नहीं पंचायत के बारे में ढंग से। इसलिए सरकार इसमें बहुत सारे सुधार कर रही है ताकि लोग इस व्यवस्था को ढंग से समझे। अब देखते हैं भाई कंपलसरी प्रोविजन इसमें क्या क्या है। ठीक है, हमेशा याद रखना कंपलसरी प्रोविजन एक लाइन में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन विलेज, ग्रुप ऑफ विलेज, ग्राम सभा होगी यहाँ पर पक्का होगी। और मैं कहूँ कि ग्राम सभा का नियम होता है, याद रखना, एक ग्राम पंचायत बनती है जहां पर 800 पॉपुलेशन वोटिंग वाली होती है। मतलब टोटल पॉपुलेशन होना चाहिए 1000 और वोटर होना चाहिए 800। वहां पर ग्राम सभा बन जाती है, ग्राम पंचायत हो जाती है। तो देखना कई गांवों में 2-2, 3-3 गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनती है, क्योंकि पॉपुलेशन होना चाहिए गांव की 1000 से ज्यादा और वोटिंग होनी चाहिए 800। तो अगर एक गांव की नहीं होती 2-3 गांवों को मिला के बना देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट पंचायत एट द लेवल इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट भी होगा। डायरेक्ट इलेक्शन होगा हर सीट पर। इनडायरेक्ट इलेक्शन द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसलिए हम देखते हैं जो नगर पालिका के अध्यक्ष से होते हैं और जिला अध्यक्ष होते हैं, उनको चुनाव सदस्य के तहत होता है, तो उनका चुनाव जनता नहीं करती है, उनका इनडायरेक्ट होता है। कई जगह पर डायरेक्ट भी हो सकता है। वोटिंग राइट होगा, चेयरपर्सन द अदर मेंबर ऑफ पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सबको राइट रहेगा लोगों को। 21 साल के लोग मिनिमम एज रहेगी चुनाव लड़ने की। रिजर्वेशन रहेगा सीट पर, एसटी एससी और वुमेन। रिजर्वेशन 1/3 सीट फॉर वुमेन, लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायत के आपने देखा होगा 50% रिजर्वेशन। अब कंपलसरी वॉलंटरी प्रोविजन में ये जो प्रोविजन आ रहे हैं सारे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिक्स टेन्योर होगा कितने, 5 साल का। एस्टेब्लिशमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, चुनाव कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनेगा। कितने 5 सालों में बनेगा, हर 5 साल में बनेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अब बात करेंगे एक एक्ट आया, पैसा एक्ट 1996, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने कहा शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया में लागू नहीं होंगे, तो अगर लागू होंगे पंचायत के सिस्टम तो कुछ थोड़े बहुत चेंज करके होंगे। और इस कानून को वास्तव में क्यों लागू किया गया और कितने राज्यों में नियम चलता है, तो देखते हैं। अंडर दिस प्रोविजन पार्लियामेंट हैज एक्सटेंडेड द प्रोविजन, इस कानून का नाम है प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया 1996। शॉर्ट में हम इसको कहते हैं पैसा एक्ट। क्या कहते हैं, पैसा एक्ट। तो प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन एंड द शेड्यूल्ड एरिया, जो शेड्यूल्ड एरिया होंगे वहां पर ये कानून एक्सटेंड हो जाएगा, लागू नहीं होगा। और लागू होगा तो कुछ थोड़े से इसमें चेंज होंगे। अभी भारत में 2019 के बिहार पर ऐसे भारत के 10 राज्य हैं जो 5th शेड्यूल में आते हैं। कौन से शेड्यूल में आते हैं, 5th शेड्यूल में आते हैं। ध्यान से सुनिए, यहां पर पंचायत का नियम बदल जाएगा इतने राज्यों में। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है,
छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है। ये ऑल द 10 स्टेट हैव enacted requisite compliance legislation by the amending the respective पंचायती राज। तो इन राज्यों में लागू हुआ इन जगहों पर, लेकिन थोड़े बहुत अमिटमेंट किए गए क्योंकि यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ज्यादा हैं, ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। पैसा एक्ट बनाने का अपना अपना नियम था। तो पैसा एक्ट जिस समय फॉर्मेशन हुआ, गवर्नमेंट ने इसको फॉर्मेट किया था कि भाई इसमें कौन कौन से चेंज किए जाएंगे, तो उसका कुछ नियम थे। देखो, पहला प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विलेज, है ना। ये कानून उन क्षेत्रों में इंप्लीमेंट होगा जहां पर राज्यों को वास्तव में आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कहां पर लागू होगा। तो ऐसे गांव आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। दूसरा, मैंडेटरी कंसेंट ऑफ ग्राम सभा से कंसेंट भी होगा इन चीजों में, हर चीजों के भी। यहां पर एडवोकेट पावर ऑफ लैंड, यहां पर लोगों के पास बराबर जमीनें होना चाहिए। यूजर इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक, जहां के लोग सारी सरकारों में भाग लेंगे। तो ये पैसा एक्ट में इंप्लीमेंटेशन करने का यही था कि ऐसा ना हो कि वहां के लोगों को पार्टिसिपेशन ना दिया जाए। उसके बाद गुड प्रैक्टिस ऑफ पैसा एक्ट, इसकी क्या चीजें रही, कहां कहां लागू किया। राजस्थान में लागू किया गया, गांव गरनिया विलेज रिपब्लिक में, ठीक है, और महाराष्ट्र में इसको लागू किया गया था। तो इसमें बहुत सारी चीजें वहां पर मिलती है, ऑब्जेक्टिव है अलग अलग। अब पैसा एक्ट लागू करने के कुछ 3-4 पॉइंट आपको बता देता हूं। द एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत, ठीक है, प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, बल्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। अगर आप देखेंगे तो पंचायत राज का नियम था कि भाई डेमोक्रेसी में सभी लोग भाग लेंगे। तो इसमें एक ध्यान रखा जाता है कि सारे ट्राइबल पर्सन इसमें भाग लेने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। टू सेफगार्ड एंड टू प्रिजर्व द ट्रेडिशंस एंड कस्टम द ट्राइबल कम्युनिटीज, हमेशा इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि ट्राइबल लोगों का ट्रेडिशंस, कल्चरल को कोई नुकसान नहीं होगा, उनको हमेशा उसके तहत विशेष छूट दी जाएगी और ये लागू भी होगा। ठीक है, इन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पैसा एक्ट नियम जैसी चीजों को लागू करने के पीछे सरकार की यही मंशा थी कि उन लोगों में कोई बाहरी आउटर रिलेशन नहीं होगा, कस्टम रिचुअल्स को हमेशा ध्यान में रखा जाएगा। क्लियर है। फिर हम देख लेते हैं आर्टिकल, एक बार बड़े इंपॉर्टेंट है कौन कौन से आर्टिकल ग्राम सभा में, क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते। देखो, आर्टिकल 243 में सिर्फ परिभाषा दे रखी है। आर्टिकल 243A में ग्राम सभा के बारे में दे रखा है, तो आपसे पूछ लेंगे ग्राम सभा कहां है, तो 243A में। 243 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत कैसे बनेगी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दे रखा है। 243 में कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायत में कौन कौन लोग रहेंगे, सरपंच, पंच, सदस्य वगैरह, ये है। डी में रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में दे रखा है, वही ST SC वुमेन, और इसमें OBC, मध्य प्रदेश में जैसे पिछड़ा वर्ग की सीटें रिजर्व है ना, याद रखिए आप। ई है 243 कहता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, वही 5 साल का ड्यूरेशन रहेगा, ये कहता है। 243 है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर, कौन से सदस्य के डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसका पूरी सूची का विवरण रहता है कि क्या क्या चीजें ऐसी है जिस पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जी, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, उसकी क्या शक्ति रहेगी, क्या कैसे काम होगा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पंचायत की, और 243G में दे रखा है। 243H पावर टू इम्पोज टैक्स फंड्स ऑफ पंचायत, पंचायत कौन कौन से टैक्स लेगी वो दे रखा है। आई 243I कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन, जो हर 5 सालों में गवर्नर बनाता है। 243J ऑडिट अकाउंट ऑफ पंचायत, पंचायत का हमेशा ऑडिट होता है हर सालों में। 243K इलेक्शन टू द पंचायत, पंचायत का इलेक्शन होगा, कब होगा, मैंने कहा कि अगर किसी सरपंच की, जनपद अध्यक्ष वगैरह सदस्य की डेथ हो जाती है तो 6 महीने के अंदर वहां चुनाव होता है, ये नियम है, 6 मंथ के अंदर। ठीक है। 243L एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में कहां लागू होगा, कैसे होगा, मैंने कहा था कुछ चेंज होते हैं और लागू हो जाता है। 243M पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टन एरिया, वही मैंने कहा था कुछ एरिया एग्जेम्प्टेड है, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बताए थे। कंटिन्यूएंस फॉर एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत, पंचायत के नियम को लागू रखना नहीं रखना ये सब राज्य के ऊपर रहता है।
243 बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इलेक्शन इलेक्टोरल मैटर्स। कोई भी अगर मामला है तो इसमें जो काउंसिल बार होता है, जो स्टेट बार होता है, वो इसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो पंचायत राज व्यवस्था भारत में बड़े अच्छे से लागू की। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला, कई राज्य ऐसे हैं भारत में जहां मैंने कहा 2 स्तरीय व्यवस्था लागू होती है, जैसे गोवा, सिक्किम, क्योंकि यहाँ आंध्र प्रदेश, इसमें अरुणाचल भी आता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर 20 लाख से कम पॉपुलेशन होती है इन जगहों की। तो डियर स्टूडेंट, हमने पंचायत राज व्यवस्था के सारे कानूनों को इनको समझा। आप इसको बाकायदा इस लेक्चर को देखिए, हर समिति की सिफारिश कौन कौन सी थी, लास्ट के लेक्चर वगैरह कौन से है, क्या है, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आप सुनेंगे तो बाकायदा नोट्स जब आप बनाएंगे तो सारी चीजें, डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।